ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन रुआन को देखते हैं जो कि कार में बैठी होती है। कार का ड्राइवर उसे बीच रास्ते में उतरने के लिए कहता है। रुआन के उतरते ही ड्राइवर उसे खाली सड़क पर छोड़कर चला जाता है। रात का टाइम था और रुआन से खुद को संभाला भी नहीं जा रहा था और मौसम भी काफी बिगड़ता जा रहा था। तभी चलते चलते रुआन को साइड में एक कार दिखती है। उस कार का डोर लॉक नहीं होता है तो वो उसमें घुस जाती है और हमारे हीरो मोएबे के पास बैठ जाती है। हम देखते हैं कि मो थोड़ा इंजर्ड होता है और वो किसी अनजान को ऐसे कार में देखकर हैरान हो जाता है। वो रुआन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। रुआन कहती कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे काफी गर्मी हो रही है। और वो मो के करीब जाने लगती है। मो उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन रुआन तो बिल्कुल होश में नहीं थी। वो वही करती है जो उसे फील हो रहा था और मो भी बहक जाता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में रुआन की आंख खुलती है तो वो खुद को मो की बाहों में पाती है और रात के बारे में याद करती है कि कैसे उसने एक स्ट्रेंजर के साथ रात गुजारी। तभी रुआन का ध्यान मो के हाथ पर जाता है जो कि इंजर्ड था। वो फर्स्ट एड निकालकर उसके हाथ पर बैंडेज कर देती है। तभी मो की भी आंख खुल जाती है और वो रुआन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। रुआन कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी। और वो उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है। देन सीन शिफ्ट होता है और रुआन अपने घर पर आती है जहाँ पर वो अपनी मॉम और स्टेप सिस्टर की बातें सुनकर गेट पर ही रुक जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। जहाँ पर मॉम कह रही होती है कि मैंने ही रुआन को रास्ते में छोड़ने के लिए कहा था ड्राइवर से, ताकि हमें रुआन से छुटकारा मिल सके। सिस्टर कहने लगती है कि रुआन को तो पता भी नहीं होगा कि ये सब आपने किया है और वो इतनी कमजोर है कि वो ये सब बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। और वो दोनों ही हंसने लगती हैं। ये सब सुनकर रुआन को तो बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचती है कि उसकी माँ ही थी जो उसे चोट पहुंचाना चाह रही थी। ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रुआन उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और बेचारी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। जिसके बाद हम मो को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। अभी अभी उसे होश आता है और वो पिछली रात के बारे में ही याद करता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बैठने में हेल्प करता है। वो अपने असिस्टेंट को उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट रुआन की सारी इन्फॉर्मेशन लेके मो के पास आ जाता है और उस बताता है कि उस लड़की का नाम रुआन है और वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। हम लोग रुआन के घर ही जा रहे हैं उसे ढूंढने के लिए, तो मो कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ। इधर रुआन फोन पर किसी से बात कर रही होती है कि मुझे कोई सी भी फ्लाइट चाहिए, बस मुझे यहाँ से दूर जाना है। अभी उसके पास से मो अपनी कार में बैठे हुए गुजरता है लेकिन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर नहीं जाता। देन हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुआन एरोप्लेन में अपनी सीट पर बैठे सोच रही होती है कि अब सब कुछ भूल के मुझे न्यू लाइफ स्टार्ट करना है। देन उसकी फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। इधर हम मो को भी एयरपोर्ट पर आते हुए देखते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि रुआन की फ्लाइट आई सिटी की है, तो मो भी नेक्स्ट फ्लाइट वहीं की बुक करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि रुआन की फ्लाइट में टर्बुलेंस आने लगता है और फ्लाइट का कंट्रोल लूज होने लगता है। रुआन सोचती है कि बस अब यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद मो के पास खबर पहुंचती है कि रुआन की फ्लाइट क्रैश हो चुकी है और उसका असिस्टेंट कहता है कि शायद रुआन की भी डेथ हो चुकी होगी। इधर हम रुआन को एक तालाब में बेहोश पाते हैं जहां पर एक लेडी आकर उसे उठाने की कोशिश करती है। देन हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो प्यारे बच्चों को देखते हैं और रुआन उनके पीछे भाग रही होती है। वो दोनों ही उस वुमन के पास जाते हैं जिन्होंने रुआन को बचाया था। ये ट्विंस रुआन और मो के होते हैं जहाँ पर लड़के का नाम चैन और लड़की का नाम बेबे होता है। यहाँ पर ग्रैंडमा बच्चों से कहती है कि आज मैं तुम लोगों को बग्स पकड़ने के लिए लेकर जाऊंगी। चैन कहता है कि आप मुझे ले चलो, फिर मेरी सिस्टर को ये सब नहीं करना चाहिए। तो उसकी सिस्टर कहती है कि मैं भी ये सब कुछ कर सकती हूँ। उनकी बातें सुनकर रुआन कहने लगती है कि ये लोग अभी से खुद को बहुत समझते हैं बहुत। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये तुम्हारे जैसी है इसीलिए तुम हो ही इतनी ज़्यादा टैलेंटेड। जो सुनकर रुआन थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है कि पहली बार मुझे किसी ने टैलेंटेड कहा है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा के हस्बैंड ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि सच में तुम टैलेंटेड और समझदार हो। तभी बेबे कहने लगती है कि मुझे पेट डॉग के साथ खेलना है, तो ग्रैंडपा उन दोनों को ले जाते हैं। देन ग्रैंडमा रुआन को फ़ोन दिखाते हुए कहती है कि मो को हमारे गाँव के बारे में पता चल गया है, वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो देखकर रुआन सैड हो जाती है और कहती है कि आखिर ये मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ देता। ग्रैंडमा रुआन से कहती है कि तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए, जिस पर रुआन कहती है कि आखिर मैं कब तक अपने बच्चों के साथ छुपी रहूंगी, अब मैं अपनी कंट्री वापस जाना चाहती हूँ। ग्रैंडमा डांटते हुए कहती है कि तुम जानती हो ना वहाँ पर कितना खतरा है और मो इतना भी अच्छा नहीं है। रुआन कहती है लेकिन चैन उसका भी बेटा है तो वो चैन को चोट नहीं पहुंचाएगा और अभी के लिए मैं बेबे को यहीं पर छोड़ कर जाती हूँ और चैन को अपने साथ ले जाती हूँ। कुछ दिनों में हम लोग सेटल हो जाएंगे, उसके बाद बेबे को भी ले जाएंगे। एक सीन में रुआन चैन के साथ अपनी सिटी पहुंच जाती है और एयरपोर्ट से बाहर आकर चैन से पूछने लगती है कि फ्लाइट में कैसा लगा। तो चैन कहता है कि अच्छा लगा लेकिन मैं बेबे को बहुत मिस कर रहा हूँ, वो कब आएगी। रुआन कहती है कि बेबे अभी ग्रैंडमा के साथ है, 1 महीने के बाद वो आ जाएगी और वो चैन को लेकर वहां से निकल जाती है। तभी मो भी एयरपोर्ट जाने वाला होता है उस विलेज में रुआन को लेने जाने के लिए।
यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के पास से निकलते हैं। रुआन का ध्यान तो नहीं जाता, लेकिन मो रुआन को देख लेता है और वो एयरपोर्ट से वापस आ जाता है। जिसके बाद रुआन अपने बेटे के साथ अपने नए अपार्टमेंट में जाती हैं। इधर हम मो को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को कहता है कि रुआन के साथ वो छोटा बच्चा कौन था, इस बारे में पता लगाओ। और फिर उसे पता चलता है कि वो रुआन का बेटा है। तो असिस्टेंट कहता है कि शायद हो सकता है कि वो आपका ही बच्चा हो, मो फैमिली का होने वाला फ्यूचर हायर। इधर रुआन डिनर बना रही होती है और चैन फोन पर अपनी सिस्टर से बात कर रहा होता है। फोन रखने के बाद वो खिड़की के बाहर देखने लगता है जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और उसे वहाँ पर एक अंकल खड़े हुए दिखते हैं जो कि मो होता है। चैन मो की हेल्प करने के लिए घर से अम्ब्रेला लेकर बाहर चले जाता है बिना अपनी मॉम को बताए, और मो के पास आते आते वो रास्ते में गिर जाता है, जो देखकर मो जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाता है और पूछता है कि तुम ये अम्ब्रेला मेरे लिए लाए हो। चैन उसे कहता है कि हाँ, आप मेरे साथ मेरे घर चले बारिश से बचने के लिए, और उसे अपने साथ खींचकर अपने घर की तरफ ले जाता है। इधर रुआन डिनर टेबल पर खाना लगा रही होती हैं, तभी डोरबेल बजती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि चैन बाहर है और उसने गेट लगा दिया था। उसके हाथों में मिल्क का बाउल होता है, वो उसी के साथ गेट खोलने चली जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो देखती है कि चैन के साथ मो है, जो देखकर वो तो हैरान हो जाती है और उसके हाथ से दूध का बाउल भी गिर जाता है, जिससे गर्म दूध उसके हाथ पर गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है, जो देखकर चैन जल्दी से फ्रिज से बर्फ लाने लगता है। उसी बीच रुआन मो से कहने लगती है कि पास में जो कुछ भी हुआ था उस सब में मेरी गलती थी, प्लीज़ मेरे बच्चे को पनिश मत करना। तभी चैन बर्फ लेकर आता है और अपनी माँ के हाथ पर लगाने लगता है, पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। रुआन कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन चैन नहीं मानता और मो से कहने लगता है कि प्लीज़ आप मेरी मॉम को हॉस्पिटल ले चलो ना। मो उसकी बात मान जाता है और रुआन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर को रुआन की इंजरी चेक करने के लिए कहता है। हॉस्पिटल रूम में चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इंजरी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, और वहाँ से चले जाते हैं। रुआन चैन से कहने लगती है कि तुम कुछ देर के लिए रूम से बाहर चले जाओ क्योंकि मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। तो चैन मो से कहता है कि मेरी मॉम यहाँ पर पेशेंट है, तो आप उन्हें परेशान मत करना, और ये बोलकर चला जाता है। चैन के जाते ही रुआन मो से कहने लगती है कि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, तो मुझे उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दो। तभी उसकी बात को काटते हुए मो पूछने लगता है कि क्या चैन मेरा बेटा है। तो रुआन हाँ कहती है। मो कहता है कि चैन बहुत सा मेरे जैसे ही दिखता है ना। रुआन कहती है कि वो बहुत समझदार भी है। वो रुआन के क्लोज जाकर कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ। तो रुआन उसे दोबारा से माफ़ी मांगने लगती है। वो कहता है कि पास में जो कुछ भी हुआ उससे तो बदला नहीं जा सकता, तुम अभी रेस्ट करो, बाकी क्या करना है मैं देख लूंगा। हॉस्पिटल रूम के बाहर चैन खड़ा होता है। मो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर खेलने चलोगे, लेकिन चैन ये बोलकर मना कर देता है कि मुझे अपनी मॉम के पास रहना है। तो मो कहता है कि तुम्हारी मॉम डॉक्टर के सुपरविजन में रहेगी, और अचानक से वो चैन को पकड़ के कहता है कि मुझे डैड बुलाओ। जो सुनकर चैन तो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और अपनी मॉम के पास चला जाता है, और उससे कहता है कि अंकल मुझे उन्हें डैड बुलाने के लिए कह रहे हैं। रुआन कहती है कि तुम्हें वो अंकल पसंद है क्या। तो चैन उससे ही पूछने लगता है कि क्या आपको वो पसंद है और आप उनसे शादी करोगी। तो रुआन मना करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मो आ जाता है और चैन से कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, ये बात सच है। फिर रुआन भी उससे कहने लगती है कि डैड तुम्हें मॉम की तरह ही प्यार करेंगे। तो चैन सोचने के लिए कहता है कि मुझे पहले उन्हें जानने का टाइम चाहिए। तो मो कहता है कि क्यों नहीं, और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। जिसके बाद मो अपने घर के हाउस हेल्प से कहता है कि मेरे कमरे के पास 2 कमरे रेडी करो। तभी उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या आप सच में उन्हें घर लेकर आ रहे हो। वो कहता है कि हाँ, भले ही रुआन और चैन मेरी लाइफ में एक्सीडेंटली आए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस सब से। नेक्स्ट डे मो वापस से हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ पर चैन और रुआन खाना खा रहे होते हैं। तो वो उन्हें कंटिन्यू करने का बोलकर उनके पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है, लेकिन चैन बार बार मो को ही देखे जा रहा था। ये बात मो भी नोटिस कर लेता है और उसे टीज करते हुए कहता है कि तुम 7 मिनट में 15 बार मुझे देख चुके हो। जो सुनकर रुआन को तो खांसी आ जाती है। मो उसे पानी देता है और कहने लगता है कि अब से तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे। जो सुनकर रुआन तो मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। तभी बीच में चैन मो को डेट बुलाता है। जो सुनकर मो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। दूसरे दिन मो चैन और रुआन के साथ अपने घर के एंट्रेंस में खड़ा था, और इतना बड़ा घर देखकर चैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी घर के सारे हाउस हेल्प और सर्वेंट भी आकर उनका वेलकम करते हैं। चैन अपने मॉम डैड का हाथ पकड़ कर घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर मो रुआन से कहता है कि तुम इसे अपना ही घर समझो, और उसे उसका बेडरूम दिखाता है और कहता है कि मेरा बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर पर है, क्या तुम देखना चाहोगी। लेकिन रुआन मना कर देती है। तो मो रुआन को टीज करने के लिए उसके क्लोज जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानना नहीं चाहोगे।
रुआन भी समझ जाती है कि मो उसे टीज कर रहा है। तभी बीच में चैन कहने लगता है कि मैं आपका रूम देखना चाहता हूँ, तो मो चैन को लेकर अपना रूम दिखाने चला जाता है। बाद में फिर वो उसे उसका रूम दिखाता है जो कि चैन को बहुत पसंद आता है और वो खुश हो जाता है। इसके बाद मो और रुआन दोनों ही चैन को खाना खिला रहे होते हैं। इसकी एक फोटो लेकर मो अपने पेरेंट्स को सेंड कर देता है। कुछ टाइम के बाद मो को अपने पेरेंट्स का मैसेज आता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हैं, हम जल्दी चैन और रुआन से मिलने आ जाएंगे। मो फ़ोन में बहुत ध्यान से देख रहा होता है तो रुआन उससे पूछती है कि क्या बात है, तो मो उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने आ रहे हैं। जो सुनकर वो तो परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैं उन्हें नहीं पसंद आई तो। मो उसकी परेशानी समझ जाता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो सुनकर उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक मदर डॉटर के ड्यूओ को देखते हैं जो ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे वो मो फैमिली की बहू बन सकती है। अब वो दोनों ही माँ बेटी मो के घर पर आती हैं और उसे शादी और फैमिली रिलेशनशिप के लिए मनाने लगती हैं। तभी रुआन वहाँ से गुजर रही होती है तो ये देखकर माँ बेटी उसे मेड समझकर उसकी इंसल्ट करने लगती है, लेकिन रुआन उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर चैन भी आ जाता है रुआन को बुलाते हुए। उसे देखकर वो लोग चैन की भी इंसल्ट करने लगते हैं। अब चैन की इंसल्ट होता देखकर रुआन को तो गुस्सा आ जाता है, वो उस लड़की को थप्पड़ लगा देती है। अब इंसल्ट फील करके तो माँ बेटी मो को रुआन को निकालने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन मो रुआन को डिफेंड करता है और कहता है कि रुआन मेरी वाइफ है और चैन मेरा बेटा, और कोई भी इनकी इंसल्ट नहीं कर सकता, और उन लोगों को ही घर से बाहर निकाल देता है। रात में मो रुआन के कमरे में आता है और उससे कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ही शांत हो। जिस पर रुआन कहती है कि अगर कोई चैन की इंसल्ट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रुआन के बेड पर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है और फिर उसे शादी करने के लिए कहता है, जिस पर रुआन मना करने की कोशिश करती है लेकिन फिर मान जाती है और कहती है कि मैं चैन से पूछकर अपना जवाब दूंगी, और मो को वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद मो अपने असिस्टेंट से शादी की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ चैन अपनी सिस्टर से बात कर रहा होता है और उसकी मॉम की शादी के बारे में भी बताता है। इधर रुआन ग्रैंड माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना सोचा था, और उन्हें शादी के बारे में भी बताती है। ग्रैंडमा पूछती है कि मो को बेबी के बारे में पता है या नहीं। रुआन कहती कि अभी तक तो मैंने उसे नहीं बताया है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें शादी से पहले उसे बेबी के बारे में बता देना चाहिए। रुआन कहती है कि टाइम आने पर बता दूंगी, ये बोलकर कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में रुआन रास्ते में जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात उसकी सिस्टर से हो जाती है। उसकी सिस्टर तो उसे देखकर डर जाती है और पूछने लगती है कि तुम इंसान हो या भूत। रुआन कहती है कि मैं इंसान ही हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में है। जो सुनकर उसकी सिस्टर पूछने लगती है कि तुम आजकल क्या कर रही हो। रुआन कहती है कि जो भी कर रही हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसकी सिस्टर तो उसे खुश देखकर काफ़ी जल रही होती है। नेक्स्ट सीन में चैन मो और रुआन के साथ किंडरगार्टन के बाहर खड़ा होता है। वो किंडरगार्टन जाने से मना कर रहा होता है तो रुआन उसे समझाती है कि किंडरगार्टन में तुम नई नई स्किल्स और नॉलेज सीखोगे, नए नए फ्रेंड्स भी बनाओगे। मो भी उसे समझाता है तो चैन मान जाता है और मो को बाय करके अपनी मॉम के साथ किंडरगार्टन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर दोनों वहाँ के डायरेक्टर से मिलते हैं, जो कि मो के दूर की कज़न ई चैन होती है। वो रुआन के बारे में गलत सोचने लगती है और उसे लगता है कि वो मो की मिस्ट्रेस है। ई चैन उन लोगों से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या क्या स्किल सीखनी है और कभी चैन पहले किंडरगार्टन गया भी है या नहीं। रुआन कहती है कि चैन को मैंने खुद पढ़ाया है और उसे स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग की स्किल सिखाई है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एजेंट तो रुआन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी कुछ बता दो। रुआन कहती है कि मेरी पर्सनालिटी के साथ चैन का कोई भी मतलब नहीं है। इस पर ही चैन दोबारा से उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि बच्चा तो अपनी माँ के जैसा ही होगा ना, जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी होगी उसमें भी वही आएगा ना। अपनी माँ की इंसल्ट होते देख चैन भी गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे ये किंडरगार्टन पसंद नहीं है। रुआन कहती है कि हाँ मुझे भी पसंद नहीं आया, और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। ईचैन भी उन्हें जाते हुए देखकर मुंह बनाने लगती है, जिसके बाद ईचैन मो की कंपनी में जाती है और उसे रुआन के खिलाफ भड़काने लगती है, ये बोलकर कि रुआन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मो फैमिली के लायक नहीं है, और कहती है कि चैन को हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग आती है। ऐसा रुआन उसे बता रही थी कि उसने खुद सिखाया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रही थी। मो उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि रुआन कभी भी झूठ नहीं बोलती है और जो करना है मैं देख लूंगा। जिसके बाद जब मो घर पर आता है तो चैन और रुआन लिविंग रूम में बैठे होते हैं। मो उससे पूछता है कि तुम्हारा किंडरगार्टन में पहला दिन कैसा रहा, जिस पर रुआन कहती है कि हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। तो मो उसका रीज़न पूछता है, तभी चैन कहता है कि उस किंडरगार्टन के डायरेक्टर आंटी हमें पसंद नहीं आई, वो मेरी मॉम की इंसल्ट कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी। रुआन भी मो से कहने लगती है कि ये चैन तुम्हारी कजिन है, लेकिन शायद उस किंडरगार्टन में मेरे बेटे को परेशानी होगी।
वो चैन को गोद में बिठाता है और पूछता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग भी आती है, जिस पर चैन हाँ में सिर हिलाता है। रुआन कहती है कि विलेज में चैन ग्रैंडमा के साथ माउंटेन में हॉर्स राइडिंग किया करता था। वो चैन की तारीफ करता है और फिर कहता है कि ये विलेज नहीं है तो तुम्हें किंडरगार्टन जाना तो ज़रूरी है, और कहता है कि अगर वहाँ की डायरेक्टर चेंज हो जाए तब तो किंडरगार्टन जाना अच्छा लगेगा ना। तो चैन हाँ कहता है। रुआन पूछती है कि ये सही होगा क्या। मो कहता है कि चैन बस मेरी दूर की कजिन है, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। और मो चैन को किंडरगार्टन की डायरेक्टर की पोस्ट से फायर कर देता है। नेक्स्ट डे रुआन चैन को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए आती है और न्यू डायरेक्टर के पास उसे छोड़ देती है। तभी एक कोने से छुपकर उसे उसकी पुरानी फैमिली मेंबर देख रहे होते हैं। उसकी मॉम और उसकी सिस्टर याया उसे देखकर बहुत ही जेलस हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई है, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है इसमें, और कुछ प्लानिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। बाद में मो रुआन को एक हॉर्स फार्म में लेकर आता है क्योंकि रुआन को हॉर्स राइडिंग करना पसंद होता है, और वो उसे हॉर्स राइडिंग के लिए वहाँ पर छोड़कर अपने असिस्टेंट को रुआन का ध्यान रखने का बोलकर अपनी कंपनी वापस चला जाता है। रुआन हॉर्स राइडिंग के लिए कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। चेंजिंग रूम के बाहर वो अपनी सिस्टर याया को देखती है। याया उसे देखकर मुंह बनाने लगती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रुआन कहती है कि ये हॉर्स फार्म क्या तुम्हारी फैमिली का है जो मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, और वो तो चेंज करने चली जाती है। यहाँ पर याया गुस्से में एक हॉर्स केयरटेकर के पास जाती है और उसे पैसे देकर कहती है कि रुआन को एक ऐसा घोड़ा देना जो आसानी से संभलाना जा सके, और रुआन को गिराते हैं। रुआन जब हॉर्स राइडिंग के लिए आती है तो वही केयरटेकर उसे एक गुस्से वाला हॉर्स दे देता है। यहाँ पर रुआन याया का प्लान समझ जाती है और बहुत देर कोशिश करने के बाद वो हॉर्स को शांत करके संभाल लेती है और हॉर्स राइडिंग करने लगती है, जो देखकर याया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो केयरटेकर पर भी चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर याया का फियांसी आ जाता है। याया का सारा ध्यान अपने फियांसे पर चला जाता है और वो उससे बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर रुयान आकर याया के घोड़े को थप्पड़ लगाती है, जिससे वो घोड़ा गुस्सा हो जाता है और याया को नीचे गिरा देता है। याया का फियांसी उसे उठाता है और याया रुयान पर गुस्सा करने लगती है। रुयान उसे चुप करा के कहती है कि ये वही हुआ है जो तुम मेरे साथ करना चाहती थी, तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारे प्लान का पता नहीं चलेगा। तभी याया का फियांसी रुआन से पूछने लगता है कि तुम तो 5 साल पहले मर गई थी ना। तो रुआन कहती है कि ये बस एक झूठ था कि याया ने ही शुरू किया था। तब जल्दी से याया खुद की गलती छुपाने के लिए कहने लगती है कि 5 साल पहले रुआन यहाँ से प्रेग्नेंट होकर चली गई थी। तभी रुआन गुस्से में कहती है कि ये तुम लोगों की वजह से हुआ था, मैं यहाँ से गई थी क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिस पर याया का फियांसी रुआन से कहता है कि ये सच नहीं हो सकता है। रुआन कहती है कि मेरे पास एविडेंस भी है, और अपने फ़ोन में उस दिन की वीडियो चलाती हैं जहाँ पर माँ बेटी आपस में बातें कर रहे होते हैं, रुआन को आधे रास्ते में छोड़ने का और उसे मारने का। सबूत देखने के बाद तो याया का फियांसे उससे कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हो, और उसके साथ अपना रिश्ता भी तोड़ देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। याया उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इधर मो का असिस्टेंट उसे इस सब के बारे में बताता है। मो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और रुआन से कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। रुआन कहती कि उन लोगों ने मेरे साथ जो किया है मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, जिसके बाद वो दोनों ही हॉर्स राइडिंग करने लगते हैं। इधर याया के पैर में तो चोट भी लग गई थी गिरने की वजह से। वो अपनी मॉम के पास जाकर सब कुछ बताने लगती है। सब कुछ सुनने के बाद मॉम को तो काफी गुस्सा आता है और वो रुआन को मारने का प्लान बनाने लगती है। जिसके बाद रुआन ड्राइव कर रही होती है, तभी दूसरी तरफ से एक कार तेजी से आ रही होती है। रुआन देखती है कि वो उसके अडॉप्टिव फादर हैं। वो समझ जाती है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटती और दोनों की कार टकरा जाती है। लेकिन रुआन ने तो सब कुछ संभाल लिया था। उसकी कार पर सिर्फ स्क्रैच आए थे, लेकिन उसके डैड काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। इधर याया की मॉम चैन को उसके किंडरगार्टन लेने के लिए जाती है अपने प्लान के मुताबिक, और उसकी टीचर को कहती है कि मैं चैन की ग्रैंड मदर हूँ। लेकिन चैन कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि उनके कोई पेरेंट्स नहीं हैं, ये लेडी झूठ बोल रही है। जो सुनकर चैन की टीचर पुलिस को कॉल करती हैं और वहाँ पर रुआन भी आ जाती हैं। पुलिस आकर याया की मॉम को पकड़ लेती है और रुआन चैन को देखने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। मॉम रुआन से कहने लगती है कि तुम पुलिस को बोलो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ये सब कुछ एक गलतफहमी है। लेकिन रुआन गुस्से में कहती है कि आप मेरी मॉम नहीं हैं, और पुलिस से कहती है कि इन्होंने मुझे 5 साल पहले हर्ट करने की कोशिश की थी और अब मेरे बेटे को भी हर्ट करने की कोशिश की है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मेरे पास इनके खिलाफ एविडेंस भी है। इधर जब इस सब के बारे में मो को पता चलता है तो उसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि कैसे किसी ने उसके वाइफ और बेटे को हर्ट करने की कोशिश की। वो अपने असिस्टेंट को याया की मॉम और डैड के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहता है। अब याया की मॉम याया को पुलिस स्टेशन से कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। याया कहती है कि मैं देखती हूँ कुछ कि मैं क्या कर सकती हूँ, और कॉल कट कर देती है।
जिसके बाद मो रुआन से आकर पूछता है कि चैन कहाँ पर है, तो रुआन कहती है कि उसे सुला दिया है। जो सुनकर मो रुआन के पास बैठ जाता है और पूछता है कि तुम कार एक्सीडेंट की वजह से डर गई होगी ना। जिस पर रुआन कहती है कि मैं 5 साल पहले जैसी कमज़ोर नहीं हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी कार का कंपनसेट मैं कर दूंगी। जिस पर मो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ, कार के लिए नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो और स्ट्रांग भी। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए किस कर लेते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में याया की सच्चाई ऑनलाइन सबके सामने आ गई थी और सभी उसे भला बुरा कह रहे होते हैं। जिसके बाद हम जाओ फैमिली को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर रुआन के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जाओ फैमिली ही रुआन की बायोलॉजिकल फैमिली है, लेकिन उन्होंने याया को प्रॉफिट के लिए जाओ फैमिली की बेटी बनाकर रखा था। अब जब रुआन को सब कुछ पता चलता है तो वो जाओ फैमिली के पास जाती है और अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की सच्चाई बताती है, लेकिन उन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रुआन की इंसल्ट करने लगते हैं। रुआन को समझ में आ जाता है कि उसकी बायोलॉजिकल फैमिली भी उससे प्यार नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चैन रात को गेम खेल रहा होता है तो रुआन आकर उसे सोने के लिए कहती है। चैन पूछता है कि आप मेरे साथ सोएंगी। तभी मो भी आ जाता है और चैन से कहता है कि क्यों ना टेट के साथ सोया जाए। तो चैन कहता है कि मुझे आप दोनों के साथ सोना है और दोनों चैन को सुलाने के लिए ले जाते हैं। चैन अपनी माँ से कहता है कि मुझे हक करके सोए, तो रुआन ऐसा ही करती है। चैन के सो जाने के बाद मो रुआन को अपने रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटा के उसके क्लोज होकर कहने लगता है कि मुझे भी हक करके सोना है। जिस पर रुआन कहती है कि तुम बच्चे नहीं हो। वो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो और उसे किस करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याया के फियांसे ने उससे एंगेजमेंट तोड़ दी थी जब उसे पता चला था कि वो जाओ फैमिली की रियल बेटी नहीं है। और याया का फियांसे जियांग अब रुआन से शादी करने का डिसाइड करता है क्योंकि वही जाओ फैमिली की रियल हायर थी। नेक्स्ट सीन में रुआन हॉर्स फार्म में हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। तभी जियांग उसके पास आता है और कहता है कि आप मुझे जानती होंगी, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप ही रियल में जाओ फैमिली से बिलोंग करती हैं और मैंने याया से एंगेजमेंट भी तोड़ दी है। रुआन कहती है कि ये तुम्हारा सही डिसीजन था, तुम्हें और भी अच्छी पार्टनर मिल जाएगी। जिस पर जियांग कहता है कि मिल तो गई है आप मुझे। जो सुनकर रुआन तो हैरान हो जाती है और पूछती है कि कैसे। तो जियांग कहता है कि एंगेजमेंट और रिलेशनशिप जियांग और जाओ फैमिली के बीच में हुई है, तो इस हिसाब से हम एंगेज्ड हुए ना। फिर रुआन उसे समझाने लगती है और कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे तो बच्चे भी हैं। जियांग उसे मनाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं क्योंकि हम तो एंगेज्ड हैं। रुआना भी इरिटेट होकर जियांग से कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, तो ये सब तुम भूल जाओ तो ही अच्छा होगा। फिर ये बात जब मो को पता चलती है तो उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को सब कुछ संभालने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में मो रुआन को एक सुंदर सी जगह पर लेकर आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रुआन हाँ तो कहना चाहती थी, लेकिन उसने अभी तक मो को बेबे के बारे में नहीं बताया था। तो रुआन पहले मो को बताती है कि 5 साल पहले मैंने 2 बेबीज को डिलीवर किया था। उसमें से एक बेबे हैं जो कि अभी ग्रैंडमा ली के साथ विलेज में हैं। जो सुनकर मो साथ में शॉक्ड और खुश भी होता है और पूछता है कि अच्छा तो फिर मेरी एक बेबे नाम की बेटी भी है। जिस पर रुआन हाँ में सिर हिलाती है और कहती है कि इसीलिए शादी से हाँ करने से पहले तुम्हें बेबे से मिलना चाहिए और इसके लिए उसकी परमिशन भी चाहिए होगी। नेक्स्ट सीन में मो एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है। तभी ग्रैंडमा ली और बेबे आ जाते हैं। सारे स्टाफ उनका वेलकम करते हैं। मो बेबे के पास जाकर कहता है कि आप तो बहुत प्यारी प्रिंसेस हैं और मैं तुम्हारा डैड हूँ, और बेबे को हक करने की कोशिश करता है, लेकिन बेबे तो हक को इग्नोर करके कहती कि मैं कोई ऐसी वैसी गर्ल नहीं हूँ, मुझे पहले आपको जानना है और चैन और मॉम मुझे पिक करने के लिए क्यों नहीं आए। जिस पर मो कहता है कि तुम्हारी मॉम अभी चैन को लेकर स्कूल गई है, तो अभी आप मेरे साथ चलो। मो बेबे की हरकतें देखकर उस पर हंस रहा होता है और उसे घर लेकर आ जाता है। घर में सभी बेबे और ग्रैंडमा का वेलकम करते हैं और वहाँ की स्पेशल मेड बेबे को खाना खिलाने के लिए लेकर जाती हैं। मो को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि बेबे को टेस्टी खाना खाना बहुत पसंद है। जिसके बाद ग्रैंडमा गेस्ट रूम में रेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर रुआन और चैन आ जाते हैं। रुआन आते ही ग्रैंडमा को हक कर लेती है और पूछती है कि बेबे कहाँ पर है। ग्रैंडमा कहती है कि बेबे खाना खाने के बाद सो गई है। अब यहाँ पर रुआन इतने दिनों में हुई सारी बातें ग्रैंडमा को बताती है और ये भी बताती है कि मो ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हाँ कर दो, जो भी करना है वो तुम्हारा अपना फैसला होगा। नेक्स्ट सीन में रात में बेबे और चैन रुआन और मे के बीच में साथ में सोए हुए थे। वो रुआन से कहता है कि तुमने इन्हें अकेले कैसे संभाला होगा और उसे थैंक यू कहता है। रुआन बस मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हें अभी बेबे को मनाना होगा शादी के लिए। चैन से भी ज़्यादा जिद्दी है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे बेबे को मनाने का तरीका पता चल गया है, उसे टेस्टी खाना पसंद है ना।
नेक्स्ट सीन में मो रुआन, चैन और बेबे को लेकर डिनर पर एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाता है। टेस्टी खाना देखकर तो बेबे खुश हो जाती है और तुरंत ही मो को डेट कहने लगती है। यहाँ पर चैन भी बेबे को चिढ़ाने लगता है कि अगर इतना खाओगी तो मोटी हो जाओगी। सभी लोग डिनर करते हैं। उसी रेस्टोरेंट में रुआन का बायोलॉजिकल ब्रदर भी था, जो उसे देख रहा होता है। रुआन का भाई उसे अकेले में मिलता है। इतने सालों की तकलीफ के लिए वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन रुआन इतनी आसानी से उन्हें माफ़ नहीं करने वाली थी। वो कहती है कि जो किया है उसकी सज़ा तो सबको मिलेगी और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रुआन जब चैन और बेबे के साथ घर पर जाती है तो मो के ग्रैंड पेरेंट्स आए हुए थे। बच्चे पहले तो उन्हें देखकर डर जाते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा पहले गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मो ने उन्हें पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। लेकिन ग्रैंड माँ ग्रैंडपा को डांटती हैं और फिर दोनों बच्चों को गिफ्ट देकर प्यार करती हैं। दोनों ही बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर ग्रैंडपा भी खुशी से दोनों के साथ खेलने लगते हैं और मो और रुआन साइड से सब कुछ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को देखते हैं, जो कि मो के ग्रैंडपा के फ्रेंड की बेटी होती है। वो यूचेन के साथ बैठी होती है और उससे कहती है कि मो के ग्रैंड पेरेंट्स के आते ही उसकी और मो की एंगेजमेंट हो जाएगी, जो सुनकर यूचेन हंसने लगती है और कहती है कि मो के 5 साल के बच्चे हैं रुआन के साथ, और मो ने रुआन के लिए मुझे जॉब से भी फायर कर दिया था। जो सुनकर जिंग तो परेशान हो जाती है और अपने ग्रैंडपा को जाके मो फैमिली से बात करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मो के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बेबे और चैन के साथ उनके किंडरगार्टन जाते हैं। मो और रुआन उन्हें मना करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये करने का हमारा मन है, और दोनों ही बच्चों को लेकर किंडरगार्टन चले जाते हैं। वहीं मो रुआन के साथ रोमांटिक होने लगता है, लेकिन रुआन उसे रोक देती है ये बोलकर कि अभी हम पब्लिक में हैं। यहाँ पर रुआन मन ही मन सोच रही होती है कि क्या मो सच में मुझसे प्यार करता है या फिर सिर्फ बच्चों के लिए मेरे साथ है। नेक्स्ट सीन पर मो फैमिली में सभी बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर जिंग के ग्रैंडपा आते हैं और मो के ग्रैंडपा को मो और जिंग की शादी की बात करने के लिए कहते हैं। जो सुनकर रुआन को तो काफ़ी बुरा लगता है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक सिर्फ मो को है, और उसने अपने लिए रुआन को अपना पार्टनर चुन लिया है। जो सुनकर जिंग के ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं कि ये ऑर्डिनरी सी लड़की मो फैमिली की बहू बनने के लायक नहीं है, और भी बहुत इंसल्ट करने लगते हैं। और रुआन को भी अब गुस्सा आ रहा था। तभी मो उन्हें कहने लगता है कि आप हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करें तो अच्छा होगा। हमें स्ट्रेंजर्स से ओपिनियन लेना पसंद नहीं। वही दूसरी तरफ चैन और बेबे को भी अपनी मॉम के इंसल्ट सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो एक प्लान बनाते हैं और बड़ों की बातों के बीच में बेबे एक इंसेक्ट ग्रैंडपा के ऊपर छोड़ देती है, जिससे वो डर जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। मो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। रुआन चैन और बेबे को इसके लिए डांटती है और वो लोग रोने लगते हैं, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें शांत करते हैं और रुआन को गुस्सा करने से मना करते हैं, और वो लोग बच्चों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर जिंग अपने ग्रैंडपा से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है और ग्रैंडपा उसे सारी बातें बताते हैं, तो वो इचेन से मिलने के लिए जाती हैं और फिर वो दोनों ही रुआन के खिलाफ प्लानिंग करने लगती है। रात को मो के आते ही रुआन जिंग के ग्रैंडपा के बारे में पूछती है और कहती है कि वो कल जाके उनसे माफ़ी मांग लेगी। तो मो उसे रोकते हुए कहता है कि ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम ही ऐसा कर रहे थे, और बच्चों को भी मत डांटना। लेकिन ये बताओ कि बेबे के पास इंसेक्ट आए कहाँ से? तो रुआन कहती है कि विलेज में वो ग्रैंड ली के साथ इंसेक्ट कलेक्ट करती थी। बेबे बहुत ही स्मार्ट है, मैं बचपन में इतनी स्मार्ट नहीं थी। तो मो उसके गालों को सहलाते हुए कहता है कि तुम भी बहुत स्मार्ट हो और तुम बस मेरी हो। सुनकर रुआन तो बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। इधर जिंग और इचेन ने अपने प्लान में याया को भी शामिल कर लिया था। तो यहाँ पर याया अपने मॉम डैड के साथ एक प्लान बनाती है और उन्हें रुआन के घर पर भेजती है। अब वहाँ पर रुआन के अडॉप्टिव मॉम डैड पहुँचकर अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सर्वेंट उन्हें अंदर नहीं जाने देते, ये कहकर कि रुआन अभी घर पर नहीं है। जो सुनते हैं उसके मॉम डैड रोने की नौटंकी करने लगते हैं। वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और सब कैप्चर करने लगते हैं। उसके मॉम डैड कहते हैं कि रुआन ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपने डैड पर कार चलाकर उनका एक्सीडेंट कर दिया, जिस वजह से अभी उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और इतने सालों का प्यार वो ऐसे दिखा रही है। ऐसी बेटी किसी को ना मिले। वहीं एक कोने से इचेन और रियाया ये सारा ड्रामा देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ पर मो के ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं। रुआन के मॉम डैड ये सोचते हैं कि वो रुआन की इमेज इनके सामने खराब कर देंगे, तो वो लोग रुआन को घर से निकाल देंगे, और वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन ग्रैंडपा ग्रैंडमा को तो सब कुछ पता था।
वो लोग रुआन को डिफेंड करते हुए उन लोगों की सारी सच्चाई बताने लगते हैं और मीडिया भी सब कुछ सुन रही होती है। वो लोग उन्हें एक्सीडेंट के दिन मिली सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जहाँ पर एक्चुअल में रुआन के डैड ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। वो लोग पुलिस को बुलाकर मॉम डैड को अरेस्ट भी करवा देते हैं और ईचेन और याया अपने प्लान को फ्लॉप होता हुआ देखकर वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। दूर घर के टेरेस से मो और रुआन भी सब कुछ देख रहे होते हैं। रुआन कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे लिए स्टैंड लेंगे। तभी मो उसे अपने करीब करके कहता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर रुआन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर जिंग इस सबसे परेशान होती है। उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम्हें कुछ भी करके मो की मिस्ट्रेस बनना होगा ताकि हमारी फैमिली को और भी ज्यादा पावर मिल सके। नेक्स्ट सीन में मो रुआन को अपने साथ एक कंपनी के इवेंट में लेकर जाता है जहाँ पर रुआन का भाई जियांग और जिंग भी होते हैं। मो रुआन को चिढ़ाते हुए कहने लगता है कहीं अभी भी तुम जियांग से एंगेज तो नहीं हो, जिस पर रुआन इरिटेट होकर कहती है कि जियांग को तो पता नहीं लेकिन जिंग जरूर तुमसे एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है। वो देखो वो तुम्हें कैसे घूर रही है। अब यहाँ पर जिंग अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन रुआन उससे आगे होती है क्योंकि रुआन को चाइनीज मेडिसिन में भी अच्छी नॉलेज थी। ये जानकर मो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि और क्या क्या है तुम्हारे बारे में जो मुझे जानना बाकी है। जिस पर रुआन प्राइड के साथ कहती है कि अभी तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। मो स्माइल करने लगता है और उसे दूसरे गेस्ट से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर हम इवेंट में देखते हैं कि एक चुनसेंग नाम का इंसान भी एक चाइनीज मेडिसिन का एसोसिएट होता है और वो कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा होता है और कहता है कि मेरे पास ऐसी मेडिसिन है जो बूढ़ों को भी जवान रखती है। और इस बात को प्रूव करने के लिए वो दो रेड्स को लेकर आता है, एक बूढ़ा और एक जवान, और वो अपनी मेडिसिन ड्रग एक बूढ़े रेड को देता है तो वो एक्टिव होने लगता है। लेकिन यहाँ पर रुआन को सब कुछ पता होता है कि ये सब कुछ धोखा है कि चुनसुंग ये सब कुछ पैसे और पावर के लिए कर रहा था। ये सब रुआन को इसलिए पता था क्योंकि उसकी मास्टर एक्चुअल में ग्रैंडमा ली होती है। उन्होंने ही उसे चाइनीज मेडिसिन के बारे में सिखाया था और चुनसुंग ने ग्रैंडमा को धोखा दिया था। इधर घर पर चैन और बेबे मॉम डैड को मिस कर रहे होते हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें भी इवेंट में लेकर आ जाते हैं। इवेंट में आते ही चैन और बेबे रुआन और मो के पास जाते हैं। वहाँ पर सभी चुनसेंग के मेडिसिन की तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन तभी बेबे अपने साथ लाए हुए इंसेक्ट बॉक्स में से एक इंसेक्ट निकालकर माउस की तरफ भेजती है और तभी वो बूढ़ा माउस मर जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चुनसेंग से इसके बारे में पूछने लगते हैं। पर चुनसेंग उन्हें अभी भी अपने झूठ पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी रुआन आगे आकर सभी को चुनसेंग की सच्चाई बताने लगती है कि चुनसेंग माउस को इंसेक्ट से कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए जब दूसरा इंसेक्ट उसके पास आया तो माउस मर गया। ये सब कुछ जानने के बाद चुनसेंग को बाहर निकालने के लिए सभी कहने लगते हैं और सिक्योरिटी चुनसेंग को वहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर इवेंट में सभी लोग रुआन को चाइनीज मेडिसिन का प्रेसिडेंट बनने के लिए कहने लगते हैं लेकिन रुआन कहती है कि मुझे ये फेम पसंद नहीं है और वैसे भी इसका असली हकदार कोई और है और वो मिस्टर टैंग को बुलाकर उन्हें चाइनीज मेडिसिन का प्रेसिडेंट बनने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में रुआन और मो चैन और बेबे को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आते हैं। वहाँ पर मो बेबे से पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है और अगर वो उसकी मॉम से शादी करेगा तो वो खुश होगी। तो बेबे एक क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि लेकिन मुझे आपसे शादी करनी थी, जो सुनकर मो और रुआन दोनों ही हंसने लगते हैं। मो से हक करके कहता है कि अब तो प्रिंसेस है ना, तो फ्यूचर में आप एक प्रिंस से शादी करोगे। तो सुनकर बेबे खुश होते हुए मान जाती है और फिर पूरी फैमिली अम्यूजमेंट पार्क में राइड्स एंजॉय करती है। रात को बेबे और चैन को सुलाने के बाद मो रुआन को अपने रूम में लेकर जाता है और कहता है कि अब तो प्रिंसेस बेबे भी हमारी शादी के लिए मान गई है। रुआन मुस्कुराते हुए कहती है कि सच में तुमने बेबे को मना लिया और दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। मॉर्निंग में जब रुआन और मो ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने तो हमें खुशखबरी सुनाई ही नहीं, हमें तो बेबे ने बताया कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, तो बताओ कहाँ पर और कैसे करोगे। रुआन तो शर्मा जाती है और कहती है कि शादी कहीं भी हो, मैं बस बेबे और चैन की खुशी चाहती हूँ। तो यहाँ पर सभी उनकी शादी की डेट नेक्स्ट मंथ की फिक्स करते हैं। इधर हम जिंग को देखते हैं जिसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ मो रुआन से शादी करने वाला है। इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हें नैन फैमिली में शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जिंग इसके लिए मना करने लगती है क्योंकि मिस्टर नैन तो 45 साल का बुढ़ा था। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुआन के फोन पे कॉल आने से उसकी नींद खुलती है। वो कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ उसकी बायोलॉजिकल मदर होती है जो रुआन से कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है। जिस पर रुआन गुस्सा होकर कहती है कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तभी मो उससे फ़ोन ले लेता है और उसकी मॉम को आने के लिए बोल देता है, जिससे मॉम तो काफ़ी खुश हो जाती है।
फ़ोन रखते ही रुआन मो से पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है और मैं अपनी ब्राइड को शादी में दुखी नहीं देख सकता। रुआन दुखी होकर कहती है कि लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहती और 5 साल पहले की सारी बातें बताने लगती है। मो उसे गुस्सा करने से मना करता है और कहता है कि वो शादी में अपनी वाइफ की फैमिली चाहता है। रुआन कहती है कि मेरी फैमिली ग्रैंडमा ली है तो आप उन्हें शादी में बुलाइए। नेक्स्ट सीन में रुआन की बायोलॉजिकल फैमिली मो के घर में आई होती है, लेकिन रुआन तो उनसे ना मिलने के लिए चैन और बेबे को लेकर ग्रैंडमा ली के साथ बाहर लंच के लिए चली जाती है। रुआन के बायोलॉजिकल डैड कहने लगते हैं कि वो रुआन और मो की शादी के लिए क्या कर सकते हैं। तो मो कहता है कि रुआन चाहती है कि ग्रैंडमा ली ब्राइड की फैमिली की तरफ से आए तो आपको कुछ नहीं करना है। जो सुनकर रुआन की मॉम गुस्सा होकर कहती है कि हम उसकी रियल फैमिली है और वो हमें ही शादी में नहीं चाहती है। जिस पर मो कहता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि रुआन ग्रैंडमा ली को अपनी फैमिली मानती है। जो सुनकर रुआन की मॉम वहाँ से अपने हस्बैंड और बेटे को लेकर चली जाती है। इधर ग्रैंडमा ली और रुआन बच्चों के साथ मस्ती से लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। रुआन ग्रैंडमा ली को इमोशनल होते हुए कहती है कि मेरी बायोलॉजिकल फैमिली और अडॉप्टिव फैमिली ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। जिस पर ग्रैंडमा ली भी इमोशनल होते हुए उससे कहती है कि तुम हो ही प्यार की हकदार और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। साथ ही ग्रैंडमा उससे कहती है कि चुनसिंग पुलिस स्टेशन से भाग गया है तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मो और रुआन जिंग और मिस्टर नैन की शादी में आए होते हैं। रुआन मो से कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंग इतनी जल्दी शादी कर लेगी। जिंग और मिस्टर नैन की शादी में मिस्टर नैन कहते हैं कि मैं तो आज एक मिरेकल हीलर की वजह से जिंदा हूँ, वरना मेरी तो 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी होती है। जिंग कहती है कि आप जिंग और नैन फैमिली के साथ में मो फैमिली के 10% बिजनेस शेयर लेने की कोशिश करेंगे, जिस पर मिस्टर नैन हाँ कहते हैं। जो सुनकर मो पूछता है कि क्यों, जिस पर जिंग कहती है क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंडपा को हर्ट किया और रुआन को चुना। तो मो कहता है कि मैं रुआन से प्यार करता हूँ तो उसे ही चुनूंगा ना। रुआन बीच में कहती है कि शायद ही नैन फैमिली तुम्हारा साथ देगी। जो सुनकर जिंग कंफ्यूज होकर पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो रुआन अपना मिरेकल हीलर पैच दिखाती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और मिस्टर नैन उसे पहचान लेते हैं क्योंकि रुआन ने ही उनकी जान बचाई थी। और मिस्टर नैन रुआन के कहने पर अपना सपोर्ट जिंग फैमिली से ले लेते हैं, जिससे जिंग तो परेशान हो जाती है और उसके ग्रैंडपा को तो हटेक ही आने लगता है। तभी रुआन जल्दी से अपने पास की दवाई उन्हें देती है, जिससे वो थोड़े ठीक होते हैं। देन मो और रुआन वहाँ से चले जाते हैं। इधर याया को उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स मतलब कि रुआन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स एक घर के पेपर्स देके वहाँ भेज रहे होते हैं। तभी याया रुककर उनके लिए चाय बनाती है, जिसमें वो पॉइजन मिला देती है और वो पीते ही उसके पेरेंट्स ब्लड की वोमिटिंग करने लगते हैं और उनकी ब्रीदिंग कम होने लगती है। मॉम पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। याया उन्हें ऐसी हालत में देखकर कहने लगती है कि अब तो तुम्हारे मरने के बाद जाओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, क्योंकि मैं अभी भी जाओ फैमिली की मेंबर हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर उनका बेटा पुलिस लेकर आ जाता है और वो याया को अरेस्ट करवा देता है। नेक्स्ट सीन में मो और रुआन हॉस्पिटल में उनकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए आते हैं, जहाँ पर रुआन का भाई बताता है कि उनके पेट में से पॉइजन अच्छे से वॉश कर दिया गया है और वो अब खतरे से बाहर है। यहाँ पर रुआन का भाई उसे थैंक यू कहता है क्योंकि रुआन ने ही उसे पहले से याया से सावधान रहने के लिए बोला था और दोनों एक फ्रेंडली हग शेयर करते हैं। जिसके बाद जब रुआन और मो घर वापस आते तो उन्हें पता चलता है कि मो की ग्रैंड माँ और बेबे का पेट खराब हो गया है, क्योंकि उन लोगों ने वेडिंग का केक चूज़ करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही केक खा लिया था। रुआन जल्दी से उन्हें अपने पास से मेडिसिन देती है, जिसे खाते ही बेबे और ग्रैंडमा वॉशरूम जाते हैं और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। चैन और ग्रैंडपा उन दोनों को डांटने लगते हैं कि वो लोग उनकी कभी बात नहीं मानते। बेबे रुआन से सॉरी कहने लगती है कि मैं आगे से दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। रात को रुआन मो से सारी बातें कर रही होती है कि कैसे मो और उसके ग्रैंडपा ग्रैंडमा चैन और बेबे से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वरना उसका बचपन था जहाँ पर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स दोनों ही उसे प्यार नहीं करते थे। इस पर मो कहता है कि अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा। रुआन कहती है कि हमेशा से मेरे लिए अब मेरी फैमिली ग्रैंडमा ली ही है। मो रुआन को हक करता है और दोनों सो जाते हैं। जिसके बाद रुआन चैन को लेने किंडरगार्टन जा रही होती है। तभी वो बीच में ड्राइवर से कार रोकने के लिए बोलकर वॉशरूम चली जाती है। जब तक वो आती है तो रुआन का ड्राइवर बदल चुका था। वो उसे कहीं और ले जाने लगता है। रुआन देखती है कि वो किंडरगार्टन की जगह किसी और रास्ते से जा रही है, तो वो समझ जाती है और ड्राइवर को कार रुकवाने की कोशिश करती है। कार रुकते ही रुआन वहाँ से भागकर एक खाली घर में आकर छुप जाती है, लेकिन पीछे घूमते ही वहाँ पर 3 गुंडे होते हैं जो रुआन को डराने धमकाने की कोशिश करने लगते हैं। इधर रुआन के किडनैप होने के बाद मो को पता चल जाती है और वो देर न करते हुए रुआन को ट्रैक करने की कोशिश करता है। इधर रुआन ने तो उन गुंडों को अच्छे से सबक सिखा दिया था और उनसे पूछने लगती है
कि उन लोगों ने उसे क्यों किडनैप किया। वो लोग कहते हैं कि हमने तो अपने मास्टर के कहने पर किया है, जिस पर रुआन पूछती है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। तो वो लोग रुआन को पीछे की तरफ एक कमरा दिखाते हुए कहते हैं कि वो वहाँ पर है। रुआन उन लोगों को वहीं पर छोड़कर उस कमरे में जाती है। हम देखते हैं कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड चुनसेंग और जिंग होते हैं। वो रुआन को सही सलामत देखकर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों के कुछ करने से पहले ही यहाँ पर मो और ग्रैंडमा ली पुलिस के साथ पहुँच जाते हैं और पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में रुआन और मो चैन और बेबे की सिलेक्ट की हुई जगह पर शादी करते हैं, जहाँ पर पूरी फैमिली मौजूद होती है। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और बच्चे भी उनके साथी से काफ़ी खुश होते हैं। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।